अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज भी मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ, जो एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे उस उस डिज़ीज़ के बारे में और उसके मैनेजमेंट वगैरह के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे पहले वीडियो को काफ़ी पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मुझे सजेशंस भी दिए। तो थैंक यू सो मच। और अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैं आज आपसे डायबिटीज़ जो एक डिज़ीज़ है उसके बारे में डिस्कस करूँगी, डायबिटीज़ मेलाइटस। ये डिज़ीज़ जो है जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि पेशेंट को शुगर हो गई, तो ये है एक्चुअली ये डिज़ीज़ है पैंक्रियाज से रिलेटेड है। पैंक्रियाज एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इसमें क्या इस डिज़ीज़ में ये है कि वो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देता है या कम कर देता है, या फिर करता है लेकिन वो ऑर्गन्स यूज़ नहीं कर पाते, यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे होता है। तो क्या होता है कि एक्चुअली इंसुलिन जो होता है वो जो हम ग्लूकोज़ खाने में जा रहा है हमारे बॉडी में, जो शुगर जा रही है उसको वो ये कन्वर्ट करता है इंसुलिन एनर्जी में। तो ये इसमें ये होता है कि फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ग्लूकोज़ हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और फिर बाद में वो यूरिन में भी आने लगता है, ग्लूकोज़ लेवल्स हाई बताने लगता है। ये होता है इसमें। तो हमको ये हम जानना ज़रूरी है कि ये मतलब मेन पैंक्रियास की ये डिज़ीज़ है। तो ये 2 टाइप्स का होता है एक्चुअली, डायबिटीज़ 1, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो है जेनेटिक कंडीशन, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो जो हम आम तौर से जो फैला हुआ है, जो देखते हैं हम अपनी रोज़ की लाइफ में, डायबिटीज़ मेलाइटस वो है टाइप 2 डायबिटीज़। तो मेन मैं आपको ये बताती हूँ कि इंडिया में इतना ज़्यादा ये कॉमन हो चुका है कि इंडिया इज़ रैंकिंग सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़। और फर्स्ट रैंक है चाइना इज़ रैंकिंग फर्स्ट और इंडिया इज़ रैंकिंग सेकंड। तो फिर मैं आपको कुछ सिम्टम्स ऐसा बताती हूँ जो हमें नज़र आते हैं वो पेशेंट में, जब वो पेशेंट इंटर करता है क्लिनिक में, या फिर वो आपके साथ कोई है आपके साथ जिसके अंदर ये सारे है सिम्टम्स, तो आप उसका ब्लड टेस्ट करवाइए कि वो हो सकता है कि वो डायबिटिक हो। तो एक तो इसका सिम्टम ये है कि एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगना, एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और एक्सट्रीम एग्जॉस्शन, ये सारे सिम्टम्स इसके हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा भूख, बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, या फिर दूसरे सिम्टम्स ये भी है कि बहुत ही थकान, बिल्कुल एग्जॉस्टेड होता है ये पेशेंट। फिर और सिम्टम्स में ये आता है कि बर्निंग है, पाम्स हैंड्स का बर्निंग है, नेचर में इरिटेबिलिटी आ जाती है, और फिर आइज़ इफ़ेक्ट होती है, तो लॉस ऑफ विज़न और वगैरह होता है, ब्लरिंग ऑफ विज़न आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक तो इसका इम्पॉर्टेंट सिम्पटम ये है कि सडन ड्रामेटिक वेट लॉस, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना, जो ब्लड में से, क्योंकि ग्लूकोज़ पहुँच नहीं रहा है ऑर्गन्स तक, तो ऑर्गन्स डेफ़िसिट हो जाते हैं ग्लूकोज़ के लिए। तो ऑर्गन्स फिर लेकिन उनको एनर्जी तो चाहिए वर्क करने के लिए, तो वो एनर्जी दूसरे सोर्सेज़ से यूज़ करने लगते हैं, यानी कि फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट से। तो उसके वजह से ये ड्रामेटिक वेट लॉस हमारे बॉडी में नज़र आने लगता है। तो ये पॉइंट हो गया। और फिर अब हम ये बताती हूँ मैं आपको कॉजेज़। जैसे लोग पूछते हैं कि क्यों होता है डायबिटीज़, क्या वजह है? तो ऐसे कोई एग्जैक्ट कॉज़ नहीं है डायबिटीज़ का कि हम बताएं कि हाँ ये होता है तो फिर डायबिटीज़। बस ये कि आप कह सकते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो उसमें ये आता है, एक तो हेरिडिटरी है कि पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर है डायबिटीज़ तो आपको हो सकता है। और दूसरा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ओबेसिटी। ओबेस पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है, हो सकता है। और नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल, बहुत ही लाइफ लिथार्जी वाली है, बिल्कुल कोई वर्क नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, तो फिर इंसान हो सकता है कि वो रिस्क में आ जाता है डायबिटीज़ होने के। और नेक्स्ट आता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस।
तो ये कहना है लोगों का कि आप मतलब स्ट्रेस लेते थे तो डायबिटीज़ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो स्ट्रेस लेने से आपके ग्लूकोज़ लेवल शूट कर सकते हैं, हाई हो सकते हैं। तो स्ट्रेस एक कॉज़ नहीं है, लेकिन स्ट्रेस एक एग्रेवेटिंग फैक्टर आप कह सकते हैं है डायबिटीज़ को बढ़ाने में। और ये होता है। दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डायबिटीज़ में हो जाते हैं, जो काफ़ी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा समय तक जो कंट्रोल नहीं कर पाता अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस नज़र आने लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपका अगर डायबिटिक आ गए हैं, मतलब ग्लूकोज लेवल्स आपके हाई हैं, तो आप शुरू से ही मतलब उसके जो मैनेजमेंट के जो स्टेप्स है वो करें, ताकि आपका वो कॉम्प्लिकेशन के लेवल तक पहुँचे ही ना डायबिटीज़। तो कॉम्प्लिकेशंस में ये हो जाता है कि एक है कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का इफेक्ट हो जाता है। सेकेंड है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि किडनी को इफेक्ट करता है, यानी कि किडनी के फंक्शंस इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करने लगता है, और किडनी फेलियर की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। नेक्स्ट आता है डायबिटिक रेटाइनोपैथी, जो कि आइज से रिलेटेड है। आपको लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, कैटरेक्ट, ग्लाकोमा जैसे डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। और दूसरा है कि प्रोलॉन्ग हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो ज़ख़म है, कोई इंजरी है बॉडी में, कोई लीजन है, कोई वुंड है, तो वो जल्दी हील नहीं होता है। तो वो हील नहीं होगा तो वो गैंग्रीन बन जाता है, क्योंकि ब्लड के न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक सप्लाई ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो फिर गैंग्रीन एक कंडीशन है, वो हो जाता है। तो उससे मतलब नर्व्स डेड हो जाते हैं वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस लेवल तक जाएँ ही ना कि कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा होने लगे। तो इसका मैनेजमेंट ये है कि डायबिटीज़ जो है उसको मैनेज करने का तरीका ड्रग्स के अलावा, मतलब मेडिसिन्स के अलावा, आप क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस में, डेली लाइफ़स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाइट कंट्रोल। तो डाइट सबसे बड़ी चीज़ है जो डायबिटिक पेशेंट को बताई जाती है, कि आपको स्मॉल मील्स लेना है, मॉडरेट मील्स। हेवी मील्स ना लें, मॉडरेट मील्स लें। हाँ, आप फ्रीक्वेंट इंटरवल, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, जल्दी-जल्दी आप ले सकते हैं। जैसे 2 घंटे पे, 3 घंटे पे आप कुछ ले लीजिए। तो इस तरह से आपका ग्लूकोज़ लेवल कंट्रोल रहेगा। अब आप 6-7 घंटा भूखे रहते हैं और एकदम से हेवी मील, तो वो काफ़ी नुकसान दे सकता है शुगर पेशेंट को, और ऐसे भी। तो आप बेहतर है कि आप अपना एक चार्ट बना लें कि हमको 2-3 घंटे पे कुछ डाइट, मतलब हल्का सा कुछ लेना है। कुछ स्नैक्स ले लीजिए, कुछ ब्रेकफास्ट ले लीजिए, और लंच लीजिए, तो लाइट सब कुछ बिल्कुल मॉडरेट रहे, बहुत हैवी ना रहे कुछ भी। तो दूसरी चीज़ ये है कि डाइट में आप फैटी फूड अवॉइड करिए, ऑयली फूड अवॉइड करिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए, और स्वीटेंड प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना है, ये मेन है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायबिटीज़ के लिए, और इवन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिन में मतलब कम से कम 30 मिनट्स बॉडी को चाहिए ही कि आप उसको एक्सरसाइज मतलब चाहिए कि करना चाहिए। बिकॉज एक्सरसाइज से ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, आपका ग्लूकोज यूज़ होगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ग्लूकोज ऑटोमेटिकली यूज़ होगा, तो ब्लड ग्लूकोज इससे लो होगा, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी सारे ऑर्गन्स को, हार्ट को, किडनी को, लंग्स को। तो इसके वजह से वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और ये भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस अवॉइड करना है। अगर आप डायबिटिक हो भी गए हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप उसका टेंशन ले लें या कोई और चीज़ का। स्ट्रेस अवॉइड करिए, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, जो कि काफ़ी नुकसान देते हैं बॉडी को, और फिर वो इंसुलिन प्रोडक्शन पे भी हैम्पर कर सकते हैं। तो ये होता है। तो मैंने आज आपको ये डायबिटीज़ का एक हल्का सा शॉर्ट में एक बेसिक बता दिया है, और इसका जो मैनेजमेंट है, जो होम्योपैथी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट। क्योंकि होम्योपैथी मुझे ये है कि जैसे शुरू में जब आपके ग्लूकोज लेवल अप डाउन हो रहे हैं, उस वक्त होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे क्लिनिक प्रैक्टिस में अपने मिला है इस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो मेन ये है कि जब बहुत ज़्यादा आपके लेवल्स राइज़ हो चुके हैं, बहुत हाई रहने लगे हैं, तब आप होम्योपैथी को की तरफ ना जाएँ, क्योंकि उस वक्त आपको अपने जो
अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जो अपनी इंग्लिश मेडिसिन है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर वो आप अगर उस वक्त होम्योपैथी पे रिलाई करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा शूट कर सकता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप ये करें कि जैसे शुरू में ही आपको पता चल गया कि आपका ग्लूकोज लेवल्स हाई रह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाइए और अच्छे रेमेडीज़ जो हैं वो चलाएगा, और इंशाल्लाह आपका कंट्रोल रहेगा शुगर लेवल्स। और उसके साथ जो बाकी सारे मैनेजमेंट हैं वो तो करने ही हैं। तो कुछ रेमेडीज़ के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, जो होम्योपैथिक पेशेंट होम्योपैथिकली हम देते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो एक तो आता है यूरेनियम नाइट्रिकम, एक फॉस्फोरिक एसिड है, और ऐसे बहुत से रेमेडीज़ है, जैसे सिजीजियम जैम्बोलिनम है। तो इस तरह के काफ़ी मेडिसिन ऐसे होम्योपैथिक में हैं जो बहुत अच्छा एक्शन दिखाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। और कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी हैं जो कि पेटेंट मेडिसिन जो होती है, जो कॉम्बिनेशन होती है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में, काफ़ी सेफ़ है और कंट्रोल कर रखती है। बस ये है कि आपको मतलब अपना टेस्ट वगैरह कराते रहना है शुगर का, कि बढ़ रहा है, घट रहा है, कि क्या चल रहा है, ताकि मेडिसिन अप डाउन करना, उसकी पोटेंसी इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, वो होम्योपैथ करता रहे जो भी है। तो इस तरह से मैनेज करते हैं। और ठीक है, तो फिर काफ़ी मैं आपको इसके डिटेल जो है वो रेमेडीज़ की वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी, जो कि जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। तो आप बने रहिएगा, आप बिल्कुल देखिएगा नेक्स्ट वीडियो भी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप मैनेज करें होम्योपैथिकली डायबिटिक पेशेंट्स को। वैसे तो हर पैथी में मेडिसिन अवेलेबल है डायबिटीज़ की, एलोपैथ में भी है, मतलब इंग्लिश अल्टरनेटिव मेडिसिन में है, लेकिन मैं आपको होम्योपैथ के हिसाब से मैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट बताऊंगी इंशाल्लाह। सो तो कीप लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पहुँचे और कुछ भी गाइडेंस मिले इससे। ओके, सो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, थिंक पॉजिटिव, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।